नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग है। ये कंपनी जो है रिसाइकिल और प्रोडक्शन करती है नॉन फेरस मेटल का। और मेरे साथ जो आज जुड़े हैं कमलेश जैन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मयंक पारेख जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका आईपीओ जो है सितंबर 24 को खुल रहा है और 26 को बंद हो रहा है। 220 से 232 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 500 करोड़ का है और ओएफएस जो है 750 करोड़ का है। तो लगभग 1250 करोड़ का आईपीओ है और कंपनी की वैल्यू जो है लगभग 8,000 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। और मेरे साथ जुड़े हैं कमलेश जी। कमलेश जी, ये बताइए कि आपका कंपनी जो है रिसाइकलिंग में और हमारे इंडस्ट्री में और मार्केट्स में आज बहुत कम कंपनी हैं जो करती हैं, लगभग है भी नहीं। आप पहली मेजर कंपनी होंगी जो आएंगी यहाँ पर। अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसाइकिल करते हैं और क्या क्या कैपेसिटी है आपकी। वैसे तो ये हमने ये कंपनी मतलब 4 जनरेशन पुरानी है, 1950 के आसपास की, लेकिन रिसाइकलिंग हमने 10 साल पहले चालू करी थी। और रिसाइकलिंग के जो बिज़नेस है 10 साल पहले चालू किया, उसमें ये मॉडल ये है कि हम लोग दुनिया भर से रिसाइकलेबल रिसोर्सेज बोलते हैं उसको, या आप स्क्रैप भी बोल सकते हो, उसको हम लोग वहाँ से मंगाते इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं करीबन 120 कंट्रियों से। और वो माल हम लोग इंडिया में लेके आते हैं। और उसमें से जैसे गाड़ी की बैटरी हो गई, जैसे अपने गाड़ी के इंजन ब्लॉक्स पिस्टन वगैरह हो गए, और केबल्स, सारे टाइप के केबल्स जो होते हैं, ऑयल एंड गैस, हाउस वायरिंग केबल्स, तो उस टाइप की डिफरेंट टाइप की केबल 40 वैरायटी की केबल आती है, वो हम सारा इंपोर्ट करके उसको यहाँ ला के सेग्रीगेशन करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, फिर उसका रिसाइकलिंग करते हैं। उसमें से कॉपर बाहर निकलता है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम करते हैं, और लेड का, ये सब के अलॉय बनते हैं। तो कॉपर के कॉपर अलॉय बनते हैं, लेड के लेड अलॉय बन जाते हैं, एल्यूमिनियम के अलॉय बनते हैं। वो मोस्टली उसी इंडस्ट्री को जाता है जहाँ से ये निकलता है। जैसे लेड निकलता है तो बैटरी इंडस्ट्री से आता है, वहीं पर जाता है। कॉपर केबल से निकलता है तो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, ट्यूब, शीट, पाइप, उसमें चले जाता है। एल्यूमिनियम जो है वापस उसी जगह जाता है जहाँ से ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं और कोई मोबाइल वगैरह यूज़ होता है। तो दिस इज़ बेसिकली ए सर्कुलर इकोनॉमी, और वहाँ से जहाँ से आता है वापस वहीं चले जाता है। इसमें आप जब रिसाइकलिंग करते हैं तो कन्वर्जन कितना होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बैटरी आती है, बैटरी से आप लेड निकालते हैं, बाकी करते हैं। सो उसकी जो आप सोर्सिंग करते हैं उसकी प्राइसिंग कैसी होती है, और उस प्राइस पॉइंट से जब आप आखिरी में बेचते हैं फाइनल प्रोडक्ट बना के, उसमें कितना डिफरेंशियल होता है, मार्जिन्स कैसे होते हैं इसमें? इसमें क्या होता है कि ये सारी की सारी प्राइस मैकेनिज्म नॉन फेरस मेटल जो है ये एलएमई से गाइड होती है। एलएमई के प्राइस आती है एक्सचेंज में। एलएमई इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद ग्लोबल रीच, एंड सब लोग वहाँ पे एलएमई बेसिस, जैसे इंडिया में एमसीएस भी है तो भी इसके प्राइस भी एलएमई से लिंक होते हैं। शंघाई चाइना में है, कॉमेक्स कोरिया में है, सॉरी कॉमेक्स यूएस में है। तो ऑल दोज प्राइस आर लिंक टू एलएमई, और हम लोग लेते हैं एलएमई फार्मूले पे। तो जो भी एलएमई चलती रहेगी उससे एक पर्टिकुलर फार्मूला, जैसे 80% हो गया तो एलएमई इंटू 80% के अंदर, और जो केबल में जो कॉपर कंटेंट होता है तो एलएमई इंटू 80% इंटू कॉपर कंटेंट, और उसके बाद हमारा एक 20-25% का जो भी वैल्यूएशन हुआ, और हमने बाकी माल जो बेचा वो बस एलएमई फार्मूले में माल बेच दिया। 102% में, 105% में, 99%, डिपेंड ऑन दी स्पेसिफिकेशन, डिपेंड ऑन दी बाय रिक्वायरमेंट और पेमेंट टर्म के हिसाब से, और अलग अलग पोर्ट पे जाता है। और ये माल हम मंगा के यहाँ प्रोसेस करके इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं वेरियस कंट्री को। उसमें हमारा कॉपर जाता है मेनली चाइना और कोरिया को, और हमारा एल्यूमिनियम जाता है जापान में, और हमारा लेड जाता है कोरिया में और मलेशिया में और सिंगापुर में पहुंच जाता है। और बहुत सा माल डोमेस्टिकली बेचते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ये सब प्रोडक्ट बनाती है, इन सब के उस उधर ही हम लोग माल बेचते हैं इसका। तो ये आपने जैसे बोला कि एलएमई लिंक्ड है, तो आपने ख़रीदा एक एलएमई प्राइस पे जी। और उसके बाद जब तक आप रिफ़ाइन करते हैं तो आपका जैसे साइकिल है 30-40 दिन का, उसके बाद आप तब बेचते तो तब एलएमई प्राइस लिंक्ड होता है। दोनों के बीच का जो एलएमई प्राइस डिफरेंशियल है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो ये हेजिंग हमारी एलएमई के अंदर में ब्रोकर होते हैं और एलएमई के अंदर बैंकर होते हैं, तो उनसे हमारे अकाउंट खुले हुए होते हैं, तो हम सारा प्राइस बैक टू बैक हेजिंग से करते हैं। हम जब भी हम माल लेते हैं उसी वक्त उसी पल हमने उसको बैक टू बैक हेज कर दिया और प्राइस को लॉक कर दिया। तो हमने एक फॉर्मूले में माल ले लिया और उसी फॉर्मूले में बस माल बेच दिया एलएमई के अंदर में। तो जो शिपमेंट टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, उसमें जो प्राइस ऊपर नीचे होता है उससे हमारा इम्पैक्ट जीरो है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कहीं पहुंच जाए, घट जाए, बढ़ जाए, हमारी हेजिंग लॉक हो चुकी है और वो हेज पे चलता है मॉडल। और करेंसी भी वैसी लॉक हो जाती है दोनों साइड से। कुछ करेंसी नेचुरल हेज पे आ जाती है बिकॉज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जो डोमेस्टिकली बेचते हैं वो भी डॉलर प्राइस से लिंक हुई होती है, सो वी डोंट गेट अफेक्ट इन हेजिंग एट ऑल। तो मयंक जी, ये बताइए रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है आपको, एक्सपोर्ट में मिलता है या डोमेस्टिक में मिलता है? सच बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट में
कस्टमर अप्रूवल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारा ग्लोबली कस्टमर अप्रूवल है, इंडिजिनसली कस्टमर अप्रूवल है। और हम लोग जब भी माल को बेचना होता है, हम प्राइस पता करते हैं कि डिफरेंट कस्टमर्स के पास, डोमेस्टिक कस्टमर्स के पास, एक्सपोर्ट कस्टमर्स के पास, और जहाँ रियलाइजेशन बेटर आता है वहाँ बेच देते हैं। तो ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि एक्सपोर्ट में ज़्यादा मिलेगा प्राइस रियलाइजेशन या डोमेस्टिक में ज़्यादा मिलेगा प्राइस रियलाइजेशन। आप लगभग 5,500 करोड़ रेज कर रहे हैं प्राइमरी इशू में, वो उसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं? इसका उपयोग 375 करोड़ के आसपास हम लोग जो अभी वर्तमान में हमारे ऋण हैं उनको चुकता करने में करेंगे, और 125 करोड़ का उपयोग हम लोग जनरल पर्पस बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे। कितना है ऋण अभी आज के डेट में? कुल ऋण करीब 900 करोड़ के आसपास है। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों मिला के एज ए प्रिंसिपल लॉन्ग टर्म हमारे होते नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है आपका, जनरली हमारा हमारा सारा डेट वर्किंग वर्किंग कैपिटल का ही है। हमारे कोई भी लॉन्ग टर्म डेट होते नहीं है, प्लांट मशीन या लैंड पे वो डेट है ही नहीं हमारे, सब वर्किंग कैपिटल। सैद्धांतिक रूप से हम लोग प्रोजेक्ट के लिए ऋण लेते नहीं है। ये बताइए कि आपकी जो कैपेसिटी है, रिफाइनिंग कैपेसिटी, वो कितनी बड़ी है? और आप 3 मेटल्स में हैं, कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम में, तो कैसा है वो? हम लोग 3 मेटल में हैं, कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम, और कुल मिला के हमारी जो साल की उत्पादन क्षमता है या प्रोसेसिंग क्षमता है वो करीब 3 लाख टन की है। और ये यहाँ से बढ़ेगी क्या? हाँ, हमारे लगातार हम लोग नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और आने वाले सालों में ये निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस बिजनेस में अपस्ट्रीम क्या होगा आपके लिए? आप अभी सोर्सिंग करते हैं स्क्रैप का, फिर उसको रिफाइनिंग करके आप बेच देते हैं प्रोडक्ट में, पर यहाँ पर क्या वैल्यू एडिड है? इसमें जगह है वैल्यू एडिड के लिए? ऑफ कोर्स है। जैसे हमारे कॉपर के अंदर हमारे एक्सपेंशन के प्लान है, तो कॉपर के अंदर में हम लोग जो है या जो हमारा रॉ मटेरियल हम जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हम जो बाहर बेचे कॉपर बिलेट को, उसको हम लोग आगे हम लोग घर पे ही यूज़ करके, और उसमें से कॉपर एनोड, कैथोड, फिर वायर रॉड, फिर उसके बाद उसकी फ्लैट्स, तो अलग अलग प्रोडक्ट हमारा बनाने का विचार है। वो प्लांट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और ये इसकी वैल्यू चेन हम लोग उसकी हमारी शायद नेक्स्ट ईयर से इसका प्रोडक्शन बाहर आ जाएगा। कितना बड़ा प्लांट होगा वो? प्लांट काफ़ी बड़ा है, वेरियस प्रोडक्ट बनेंगे, और इट इज़ सिर्फ कैथोड, सिर्फ कॉपर में बनेंगे या कॉपर में ही कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम और लेड में हमारी कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं। हाँ। जो हर साल हम लोग नेचुरली 30% 20% कैपेसिटी बढ़ती है, तो इस साल भी उतनी कैपेसिटी हमारी बढ़ने वाली है। उसके नई फर्नेस है, नई शेड्स है, वो हम लोग बना रहे हैं ऑलरेडी। जी कमलेश जी एंड मयंक जी, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपका आईपीओ जो है 24 को खुल रहा है और 26 को बंद हो रहा है। 220 से 232 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 500 का, और ओएफएस जो है 750, 1250 करोड़ का आईपीओ है, और कंपनी की वैल्यू लगभग 8,006 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। धन्यवाद आज आईपीओ सेंट्रल में आने के लिए। थैंक यू।